अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, जो बच्चे आप में से भी ये आज फिर कम हो गए यार, कॉस्ट वाले बच्चे बारिश में गीले हो गए। नहीं, कल तो ज्यादा थे जब वो नीचे मसरूफ है, पता हो गया नीचे। अब तो काफी दिन हो गए यार, पता नहीं आखिरी बार कहाँ हो रही थी, क्या हुआ था। R1 की कोई खास बरकत है और कोई वजह नहीं है, R1 में नहीं हो पाता। वो ख्वाब भी मुझे R1 का ही आया था ना कि वो यार वो करना था, वो पर किसी बच्चे ने कहा दिया, ज्यादा लेट हो गया, फिर वो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया कुरान क्विज वाला, वो नकदी दफा सही। कोई किसी को कुछ नहीं याद, आखिरी पता नहीं क्या बात कर रहा था, इतना माल वाला। हज की कोई बात की थी मैंने? अच्छा, अच्छा, वो मैं ये माल वाली बात बता रहा था, फितना और वो भेड़िए और ये हुई थी बात। अच्छा, वो हज की बात कर देता हूँ। जो हमारा दीन है ना, वो एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है जिसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज हैं। अब वो मुख्तलिफ एरियाज जो हैं वो मुख्तलिफ उलमा ने डिफरेंट तरह से कैटेगराइज किए, जैसे अकायद और इबादत और मामलात और फिर इसके अलावा जो क्या कहेंगे इसको, कवानीन है। लेकिन ये कैटेगराइज को 4 बना लेगा, को 5 बना लेगा। लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो दीन के अंदर वो गाइडेंस भी मौजूद है कि जिसका ताल्लुक इबादत से, इबादत में बदनी इबादत भी है, माली इबादत भी है। वो इबादत भी है जो सिर्फ इंसान की जाती है, वो भी है जो इज्तिमाई है। जैसे हज इज्तिमाई है, वो मैं अपने कमरे में अलग से चुप करके हज नहीं कर सकता। बदनी भी है, माली भी है, बदनी माली मतलब फिजिकल और पैसे। और इसी तरह से जो नमाज है वो प्रेफर्ड और सख्ती से प्रेफर्ड इज्तिमाई है, लेकिन वैसे वो इंडिविजुअल भी है। रोजा इंडिविजुअल है, आपको नहीं पता, कोई इज्तिमाई रोजे नहीं रखे, यानी ऐसा नहीं कि 10 लोग मिलकर चलो मिलकर रोजा रखते हैं, वो इंडिविजुअल है। इसी तरह ज़कात है, इंडिविजुअल है। तो ये है इबादत, ये एक अलग एरिया है। मामलात एक टोटली अलग एरिया है। बिजनेस कैसे करना है, ट्रांजैक्शंस कैसे होनी है, कौन सा तरीका हलाल है, कौन सा तरीका हराम है, कौन सा सोर्स हलाल है, कौन सा सोर्स हराम है, ये भी इस्लाम के अंदर पूरी गाइडेंस है। ये कोई अकाउंटिंग की डिग्री ने नहीं सिखाना, इसकी प्रॉपर इस्लाम में गाइडेंस मौजूद है। फिर एक कवानीन का पूरा सेपरेट चैप्टर है, वो मेरे लिए नहीं है, वो हुकूमत के लिए। हुकूमत ने वो लॉज इंप्लीमेंट करवाने, वो लॉ दीन ने दिए हुए हैं। दीन सिर्फ कुरान नहीं है, दीन कुरान और आश्रम की पूरी जिंदगी है, और आश्रम के ट्रेंड लोगों के फिर आगे उसके ऊपर एप्लीकेशन है। तो जो दीन ने बाकायदा कानून बताए हैं सोसाइटी के एतबार से, वो एक पूरा चैप्टर है। पता नहीं अकायद मैंने बोला कि नहीं बोला, अकायद यकीन बिलीफ वो चैप्टर है। तो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं। सिर्फ एक एरिया को पकड़ के, जैसे अगर मैं कहूं जी नमाज का मैं 5 वक्त नमाजी हूं, मैं रोजे पूरे रखता हूं, मैं ज़कात हज देता हूं, बस इस्लाम पूरा हो गया, नहीं, ये एक एरिया है और सेक्शंस भी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इबादत में पूरा हूं, बस मैं पूरा मुसलमान हूं, नहीं। मेरे पूरा मुसलमान होने के लिए मेरे मामला भी दीन के मुताबिक होंगे, मेरे कानून भी दीन के मुताबिक होंगे, मेरे अखलाक। तो दीन इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है। इनमें से जो इबादत वाला पोर्शन है, इसमें एक पक्की तो खैर सॉरी, पक्की तो सारी पक्की है, लेकिन इसमें एक इबादत फर्ज है। बचपन इस्लाम में वो इस्लामियात ने रट्टा लगाए होते हैं बचपन में बहुत सारे। इस्लाम के 5 अरकान हैं, पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा। अब ये रट्टे जो लगाए हैं, 5वां हज, ये वो काफिया मिलता है ना, तो सबसे हज ये 5वां कहते हैं। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है कि एक हदीस का मफहूम है कि जिन पे हज फर्ज है और वो हज नहीं कर रहे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होके मरे कि नसरानी होके मरे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी। आपको ये बात अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप में से किसी के पेरेंट्स या भाई बहन वो हज फर्ज वाली कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए, निसाब होता है उसका पूरा, तो फर्ज हो गया, एक्टिवेट हो गया। हज के 4 महीने उनमें अगर वो क्वालिफाई कर गए तो कर गए क्वालिफाई, एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद 5 साल बाद वो फिर गरीब हो गए, तो वो डीएक्टिवेट नहीं हो गया, एक्टिवेट। जैसे मिसाल के तौर पे आकिल हो, बालिग हो, सेहतमंद हो, जाने की हिम्मत रखता हो, खर्चा लेके जा सकता हो, पीछे घर वालों को क्या होगा उसका खर्चा दे सकता हो, उस पर हज फर्ज हो गया। अब अगर मेरे ऊपर 2020 में हज फर्ज हो गया,
नहीं किया मैंने। 2021-22 तक हालात अच्छे रहे, 22 ऑनवर्ड हालात गिर गए, सेहत गिर गई, पैसे खत्म हो गए। अब वो हज मेरा डीएक्टिवेट नहीं हो गया, मेरे ऊपर वो हुक्म वैलिड है और मैं उसकी कंटिन्यूस क्या कहेंगे उसको, वायलेशन में चल रहा हूँ। तो जिसपे हज एक्टिवेट हो चुका है आपकी फैमिली के अंदर, तो आपको दो मकसद से ये बात बता रहा हूं। एक तो मोटिवेशन करें आस्ता आस्ता कि वो हज करें। ये नहीं पूछा जाएगा अब्बा जी से आपके कि आपने बेटे बेटियों की शादी करके इतना पैसा उड़ाया था कि नहीं उड़ाया, नहीं, खैर ये भी पूछा जाएगा उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था। ये जरूर पूछा जाएगा कि हज क्यों नहीं किया था। तो हमारे मुआशरे में क्या हो गया हुआ है, एक इंसान पूरी जिंदगी कमाता है क्यों, और अपना एंड कामयाबी क्या समझता है, बच्चों की शादियां कर ली, बस जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, और वो सारी कमाई थी वो उड़ा दी इन शादियों के अंदर, बस जिंदगी कामयाब हो गई। ये फजूल खर्ची अलग जवाब दे वो बंदा। आपके अब्बा जी की पकड़ है इस पे, ये जो शादी में फजूल खर्ची कर रहे हैं ना, इसकी अलग पकड़ है, और हज नहीं किया इसकी अलग सजा है। तो हज फर्ज हो जाए और ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस का मफहूम बता रहा हूं कि यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, फिर जैसे मर्जी मरे, इतनी इंपॉर्टेंस है हज की। और आप लोगों को दूसरी वजह यह बता रहा हूं कि इसको अपना टारगेट बनाइएगा कि जब भी जवानी में ही आप पे जब भी हज फर्ज हो करिएगा, क्योंकि उसके बाद इंसान ऐसा फंस जाता है कि वो नहीं कर पाता। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने बड़ी दफा मौका दिया, तो वहां पर जो दूसरी कौमें है ना, खासतौर पर मलेशियन, इंडोनेशियन, जवान लोग आए होते हैं, जवान लोग हज करने आते हैं। ये तो हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोग हैं जो बाबा जी किसी काम के नहीं रहते, तो कहते हैं चलो उनको हज पे भेज दें ताकि वहीं मौत आए, वहीं सादत से वहीं दफन हो जाए। उनको इस हालत में करके भेजते हैं कि वापस ना आए, वो वहीं मर जाए। वो भी ये ख्वाहिश करके जाते हैं अल्लाह उसी घर उसी जमीन पे मौत आ जाए, वहीं दफन हो जाए, तो वो ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन उन बेचारों को इस हालत में करके भेजते हैं बच्चे कि चलो वहां वहीं जाके मरे, यहां ना मरे, तो फीन के ऊपर खर्चा ना करना पड़े। तो हम पाकिस्तान में बुढ़े बुढ़ियां जा रहे होते हैं बेचारे हज करने, तो आप जवानी में ही, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, हो जाएगा इंशाल्लाह फर्ज आप पे हज रिसोर्सेज के एतबार से हो जाएगा। तो उसको अपना टारगेट बनाइए कि जब हज फर्ज हो उसको अपने इनिशियल टारगेट, घर बाद में बनाना, घर बना देते हैं लोग, पहले हज को पूरा करना, तो टारगेट करना, बाकी अल्लाह ताला आसानी करे। और बाकी उलमा से सुना यह है कि ये तलब के ऊपर ही बुलावा है, ये बुलावत तलब के ऊपर ही है, रिसोर्सेज पे नहीं है, तलब पे बुलावा है। तो इसलिए आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें और तलब रखें तो आएगा इंशाल्लाह बुलावा। हाजी बदल होता है वो, हाँ, लेकिन वो खुद क्यों छोड़ रहा है ये डिपेंड करता है ना। इन्हें अगर किसी के पास, जैसे एक औरत है, उस औरत के फर्ज होने के लिए रिसोर्सेज के अलावा एक और जरूरी शर्त यह है कि वो जिस महरम को साथ लेके जाएगी उसके रिसोर्सेज भी उसके पास होने चाहिए। यानी कि अकेली औरत नहीं जा सकती, उसके पास उन महरम के ले जाने के भी रिसोर्सेज हों, तो उस पर फर्ज है, नहीं है तो फर्ज ही नहीं हुआ। फिर इसी तरह से किसी पे फर्ज था, जवानी में नहीं ख्याल रहा, अब बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो वो किसी को पैसे देके भेज दे, तो हाँ हज बदल के बिल्कुल शरई गुंजाइश है, होता है हज बदल। लेकिन अगर कोई ये मैं बिजी हूं जरा, तुम मेरे रिश्ते का कराओ, वो तो फिर अल्लाह ने कबूल करना जो नहीं। वालेन को हज करवा दें, पहले उनको करवा दें, खुद ना करें। देखें आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला जरूर पूरी करे, और वालदैन को हज करवाना बहुत बड़ी इबादत है, सादत है। इवन के वालदैन का हज बदल करना जो है ना 10 गुना सवाब औलाद को मिलता है, 10 गुना सवाब। लेकिन अगर मुझ पे हज फर्ज हो रहा है ना, पहले मुझे करना है, अब्बा जी को बाद में करवाना है। अब्बा जी को करवा के मेरा फर्ज नहीं पूरा हो जाएगा, अब्बा जी ने नहीं किया उनकी गलती है, पहले अपना कर लें, उसके बाद अब्बा जी को भी करवाएं। एक साथ जा सकते हैं, जरूर जाएं, लेकिन पहले इतना करना है। उधर उस आवाज आई थी कोई अजीब सी, कोई पूछा सवाल, कोई यही क्या? अच्छा, कल मैंने सवाल कोई दिया था, हाँ कल मैंने आपको सवाल दिया था ऑटम 10, पता नहीं 11 कौन सा और अगर किया होना आपने वाकई, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा था और कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर किसी ने किया है कुछ पूछना है तो पूछिए जी। स्क्रीन क्या क्यों नहीं चल रही? वो होगा देखना ऑफिस बॉयज में से कोई, रेहान या नईम साहब में। नहीं यार, अच्छा कौन सा सवाल था? अच्छा बताओ कौन सी वर्किंग? हाँ जी, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम की बात कर रहे हो? नहीं आप वो पहले कॉलम से बांटेंगे, यही आएगा, यही आंसर आएगा। आप ये पूछ रहे हैं 30/55 क्यों किया, ये पूछ रहे हैं? फिर तो ऐसी निकाली हुई, ऐसी तो यार बुक ही खोली हुई मैंने। मेरी बुक है ना, हाँ तो ऐसी किया है, बताओ कौन सी फिक्र कह रहे हो?
पहले कॉलम का पूछ रहे हो कि दूसरे का कि तीसरे का? पहले का। तो फिर तीसरा पूछ रहे हो ना, तीसरा पूछ रहे हो ना। आप ये पूछ रहे हैं कि तीसरे में करना चाहिए था 29 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाय 26.4, ये पूछ रहे हो ना। हाँ ऐसे ही है, यही किया हुआ है। आंसर यही आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? ब्रैकेट को छोड़ो, जो आंसर आ रहा है 15.82 13 आंसर यही आ रहा है ना। हाँ तो ये ब्रैकेट में मैंने क्या किया हुआ है, इसका अभी आज जवाब मिल जाएगा। आप ऐसे ही करें, इसका आंसर 15.82 ही आएगा, दूसरे का आंसर 13.18 ही आएगा, वही आ रहा है आंसर। वो मैंने ब्रैकेट में क्या किया हुआ, उसका जवाब मिलता है आज जी। मैंने यूजेज वेरिएंस निकाला तो है। अच्छा, इनको ऐड करके निकाल दिया, आप डायरेक्टली निकाल दें, यही आएगा आंसर जो निकला हुआ है। यूजेज वेरिएंस मिक्स और यील्ड वेरिएंस का सम होता है। आप ये कह रहे हैं कि इनको सम करके आंसर क्यों निकाला है, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला? आप डायरेक्ट निकाल दें, यही आंसर आएगा। ए और बी का यूजेज वेरिएंस आप निकालेंगे ना, यही आंसर बनेगा। पूछो ना भाई, को मसला है तो किया किस किसने है? ठीक है, शाबाश। बाकियों को होगा कोई मसला यकीनन। अच्छा, फार्मूला मैंने कल एक लिख के दिया था कि जो स्टैंडर्ड कार्ड में क्वांटिटी लिखी हुई है इनटू जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई डिवाइडेड बाय जितनी प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड कार्ड है। अब भी फार्मूला यही है, फार्मूला नहीं बदलने लगा, लेकिन इसकी एक और शक्ल दिखाने लगा। एक सवाल से दिखाता हूं। अच्छा, ये टॉपिक ही क्या था जो मैंने कल बताना शुरू किया था कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड एक से ज्यादा यूनिट्स के लिए, ये था अगर स्टैंडर्ड कार्ड एक से ज्यादा यूनिट्स के लिए है तो ये डिस्कशन चल रही है जो मैंने कल शुरू की थी। कल उसका SQSH निकालने के लिए फार्मूला बना के दिया था कि जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है कार्ड में वो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, ये वैसे ही है जैसे पहले किया करते हैं, बस नया क्या हुआ है, डिवाइड कर दिया है उतने से जितने का स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको वो ऑटम 11 वाला सवाल दिया था। अब फार्मूला वही है, मसला वही है, सिर्फ सवाल की एक शक्ल और दिखा रहा हूं। जी, मुझे मैंने कल कहा था ना पेज छोड़ लेना, ये वो बता रहा हूं। अब आपके लिए वो पेज काफी है कि नहीं, पहले मुझे बना लेने दें, देख लें फिर काफी है कि नहीं। ये डेटा है। अच्छा, अभी तक वेरिएंस में जितने सवाल किए थे, नहीं, अब तक प्रोसेस में जितने सवाल किए हैं उसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वांटिटी सेम मेजर हो रही होती है। क्या मुराद है इससे कि मटेरियल अगर स्क्वायर फीट में है तो प्रोडक्ट भी स्क्वायर फीट में है, मटेरियल लीटर्स में है तो प्रोडक्ट भी लीटर में है, मटेरियल केजी है तो प्रोडक्ट भी केजी है, मटेरियल अगर नंबर ऑफ कोई यूनिट्स हैं तो प्रोडक्ट भी नंबर ऑफ यूनिट्स है। प्रोसेस में अब तक ऐसा ही था, लेकिन वेरिएंस में अब तक क्या हो रहा था, प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटीज फर्क थी।
प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पे चेयर्स हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी नंबर ऑफ चेयर्स, जबकि उसमें लगने वाला मटेरियल मेटल केजीज में था। तो वेरियंस के आज तक के सवालों के अंदर मटेरियल केजीज में होता था या शायद किसी में लीटर में भी मिले, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स थे। इस सवाल में क्या चेंज नजर आ रहा है? प्रोडक्शन भी केजीज में। तो फिर ये स्टैंडर्ड कार्ड क्या है? ये स्टैंडर्ड कार्ड है पर यूनिट। स्टैंडर्ड कार्ड पर क्या है? ये स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कितनी, क्या कितने का स्टैंडर्ड, कितने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कार्ड है? चलें ये पूछ रहा हूं। ये स्टैंडर्ड कार्ड है 45 केजी प्रोडक्ट बनाने का। तो अब इस सवाल में नया ये हुआ कि प्रोडक्ट भी केजीज में। अब तक किसी वेरियंस के सवाल में ऐसा नहीं किया था हमने, और इस पे कल वाली बात क्यों एप्लीकेबल है जो मैंने कल ये टॉपिक शुरू किया? क्योंकि स्टैंडर्ड 1 से ज्यादा का है, 1 से ज्यादा का है। इसमें और कल वाले में फर्क क्या है? इसमें और आज तक वाले वेरियंस में फर्क क्या है? प्रोडक्ट भी केजीज में है। आज तक वेरियंस के किसी सवाल में हमने प्रोडक्ट केजीज में नहीं किया। आज तक हम सब सवालों में प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं, तादाद, सिंपली तादाद। जबकि अब इस सवाल के अंदर हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स भी केजीज में और मटेरियल भी केजी में। और कल जो टॉपिक शुरू किया है वो ये क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड एक प्रोडक्ट का नहीं है, एक से ज्यादा। 1 किलो, क्या ये 1 किलो का स्टैंडर्ड लिखा हुआ? नहीं, ये 45 केजी बनाने की रेसिपी लिखी हुई है। अब इसमें सवाल में क्या फर्क पड़ेगा ये सिखाने लगा। मिक्स यील्ड वाली बात बताता हूं। अगर हमने मिक्स यील्ड वेरिएंस निकालना हो तो एस क्यू इन एस एम, ए क्यू इन ए एम और ए क्यू इन एस एम। एस क्यू इन एस एम निकालते हैं। इसमें और वेरिएंस की आज तक के सवालों में फर्क समझ आया क्या? प्रोडक्ट भी केजीज में है, ये अब तक वेरिएंस में मैंने नहीं किया था। अब ये बताया कि प्रोडक्ट भी केजीज में है। इस सूरत में एसक्यूएसएस निकालते हुए क्या फर्क पड़ेगा ये बताने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आता तो पूछा करें, समझ आ रहा होता है। ये जितने लोग बैठे हैं सबको सब समझ आ रहा होता है? नहीं वाकई। और वो जो सरहद पार बैठे हैं वो ये इन सब की, आपकी भी बात कर रहा हूं, सबकी जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो उसकी भी बात कर रहा हूं। आप लोगों को आ रहा है समझ? सारी कॉस्ट तो मिड टर्म में सिर्फ 40-45% लोग क्यों पास थे? गर्मी थी। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो उनमें से बच्चे ने मुझे कहा मैसेज करके ग्रुप में कि सर आप तो खुद ही सवाल सॉल्व किए जा रहे होते हैं, समझ तो कुछ आ नहीं रहा होता आप। तो इसलिए मैंने कहा कि शायद जहां बैठे हुए भी मुझसे कुछ लगता हो कि मैं खुद ही करे जा रहा हूँ और समझ कुछ आ नहीं रहा, और ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप सबने 2-3 दफा कॉस्ट पढ़ी हुई है, तो नहीं समझ आ रहा था जो पढ़ा रहा हूँ। पक्की बात है। किसी को नहीं आ रहा होता तो पूछे ना, मैं दिल चीर के खुद ही देखूं क्या? पूछा करें, डरा ना करें। हाँ जी, कौन सी वाली बात नहीं समझ आई? नहीं समझ आ रहा। कल की, कल आए थे? अच्छा, मैंने कहा क्या ही नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लिया करें। इसका ये भी मतलब नहीं है इधर कल वाला दोबारा बता दे सारा। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। कल मैंने ये बताया, कल वाली फिगर दोबारा लिखता हूं। कल मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड कार्ड 400 यूनिट्स के लिए है और स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 8 केजी। तो और एक्चुअल प्रोडक्शन की थी 4000 यूनिट्स। चलें, जो कल थोड़ा लेट आए थे दोबारा सुन ले। कल मैंने वेरिएंस में ना आपको वेरिएंस के चैप्टर मैंने बिल्कुल कहा था खत्म हो गया। कल सिर्फ ये कहा था कि सवालों में कुछ और डिफरेंट वैरायटियां हैं, उनकी शक्ल बता रहा हूं। तो उस वैरायटी पे हेडिंग ये दी थी, बल्कि छोड़ें, एक काम करते हैं, बुक खोलें जी, क्वेश्चन खोलें, शुरू से आते हैं। क्वेश्चन 1, साथ साथ चलिएगा जो कौन पढ़ने को। क्वेश्चन 1 पे आए, पहुंच गए? पहले पैराग्राफ खत्म होने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है?
स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट, और नीचे आगे स्टैंडर्ड कार्ड 8 किलो 6 घंटे। तो ये वही है जो नॉर्मली कल से पहले कर रहे थे कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, पहले टेबल के बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट, प्रोडक्ट के एक यूनिट का स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, चले क्वेश्चन 3, दूसरी लाइन मिड से, यानी पॉइंट नंबर 1 मिड से, पॉइंट नंबर 1 दूसरा सेंटेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। चलिए आप छलांग लगा के आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22, पहली लाइन दूसरा सेंटेंस, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड कॉस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर 1900 kg ऑफ च्युइंगम। अब ये वाली बात आ गई, ठीक है क्वेश्चन 21 देखें, क्वेश्चन 21 पहली लाइन, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल फॉर 2200 kg ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये वाली बात आ गई। क्वेश्चन 16 देखें, जिन्होंने नहीं किया था, जिन्होंने कर लिया वो तो कर आए हैं, जिन्होंने नहीं किया था क्वेश्चन 16, पहला ही पैराग्राफ, तीसरा सेंटेंस, फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 400 यूनिट्स। अब पता चल रहा है क्या कह रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है एक का तो वो है जो कल से पहले तक कर रहे थे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कार्ड है एक से ज्यादा का, अब वो एक से ज्यादा की दो शक्लें हो सकती हैं, या वो प्रोडक्ट यूनिट्स में होगा या केजीज में होगा। चाहे यूनिट्स में है चाहे केजीज में है। फार्मूला मैंने कल आपको बना दिया था, क्या फार्मूला बना के दिया था, एसक्यू का, एसएच का, कि जो आज तक करते थे स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा कल मैंने शायद लिखा नहीं था, आपकी अकल पे एक चीज अज्यूम कर लूं ना कहूं, अगर प्रोसेस मिक्स वाला सवाल तो एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसक्यू निकालते हुए 8 किलो इंटू 4000। अब क्या फर्क पड़ेगा कि हम 8 किलो इंटू 4000 के साथ डिवाइडेड बाय 400 भी ले आएंगे। यानी अगर स्टैंडर्ड कार्ड 1 दिया हुआ है फॉर 1, चाहे वो 1 यूनिट है चाहे वो 1 केजी है, तो वो जो कल से पहले तक कर रहे थे, एसक्यू एसएच कैसे निकालते थे, कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन अगर एक से ज्यादा के लिए स्टैंडर्ड कार्ड है, जो मिसालें दिखाई हैं अभी, फॉर 400 यूनिट्स, फॉर 2200 किलो, फॉर 1900 किलो, अगर इस शक्ल का स्टैंडर्ड कार्ड है तो ये वो चीज है जो मैंने कल और आज बताई है। अब एसक्यू और एसएच कैसे निकलेगा, जो कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ। ओके पक्की बात है। अच्छा अब ना ये जो मैं टेबल यहां बनाने लगा हूं, कमजोर दिल बच्चे तो सिर्फ फार्मूले को ही मान लें, हजम कर लें, बहुत है। बाकी जो ये हाँ ना क्यों के ये जानना चाहते हैं उनके लिए डिस्कशन कर रहा हूं। जिनको नहीं समझ आती बात, फार्मूला वही है जो मैं यहां ब्रैकेट में फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, करूं डिस्कशन। एसक्यू और एसएम निकालते हैं। 5700 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 5700 है ना, इंटू एसक्यू और एसएम निकाल रहा हूं 20 बाय 45 या 50 20 डिवाइडेड बाय 45 या 50 तो बाय 50 या 45 45 50 क्यों, हाँ तो डिवाइड बाय 50। अच्छा चलिए देखते हैं हाल इसका। 5700 इंटू जफर साहब मुझे कुछ कहने के लिए आए, वैसे देखना है मुझे नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने आए कुछ या। अच्छा ठीक है। डिवाइडेड बाय 45 या डिवाइड बाय 50, ठीक है, ये बात हो रही है अभी। अगर तो कमजोर दिल बच्चे सीधा सीधा फार्मूला लगा लें बस, तो डिवाइडेड बाय 45 क्या आंसर बना, 25 30। अच्छा 3800 नहीं, ये ठीक है। 67 बन रहा है ये।
अच्छा क्या आ गया 3800 6 एक ही में नहीं कितना है बताएं? 2740 और तो ये लॉस का कुछ नहीं करना। अच्छा यहाँ पे करना है कुछ, लॉस का नहीं करना। एक ही पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ ये तो ये 27 40 और 39 60 ही लिखूँ या लॉस का कुछ करूँ? क्यों नहीं किया कुछ लॉस का? हाँ तो हम लोग ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं ये किसका ब्रेकअप कर रहे होते हैं हम? यूजेज का। और यूजेज वेरिएंस में हम बात कर रहे होते हैं एसक्यू या एक्यू कि कितना मटेरियल यूज हुआ। और मटेरियल यूज होने से क्या मुराद है? प्रोसेस में इन होना या इवेपोरेट होने के बाद जो कटा बचा बाकी रह जाएगा इन होना। तो हम लोग यहां पर जो एसक्यू या एक्यू की बात कर रहे हैं हम इनपुट की बात कर रहे हैं। इनपुट तो ये इनपुट ही है। इतने किलो मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ, इतना लॉस हो गया, तभी तो इतना आउटपुट बना। तो हम मटेरियल यूज्ड किसको बोलते हैं? जितना मटेरियल प्रोसेस में। हाँ तो हमने इनपुट ही लेना था वही लिया है, तो इसलिए लॉस का कुछ नहीं, इनपुट ही लेना है। कितना आया टोटल? ये कॉलम कैसे बनेगा? अब इसको बांटना है रेशो में जी। 6700 इंटू 6333 6700 इंटू 3800 ओवर 633 264020। अच्छा अभी तक मैंने जितना किया है ना ये सब बच्चों के लिए, सब कमजोर दिल वाले भी और मजबूत दिल वाले भी। एसक्यू जो कल फार्मूला लिखवाया था उससे ही कैलकुलेट किया है। कैसे? जितनी क्वांटिटी लिखी है कार्ड में इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय जितने प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। फिर दूसरा कॉलम कैसे? जो एक्चुअल दिया हुआ है। तीसरा कॉलम कैसे? इस टोटल को यहां लिखा और इसको पहले कॉलम की रेशो में बांट दिया। यहां तक कोई कैलकुलेशन की हद तक मुश्किल परेशानी है तो बोले। तो जो कल सवाल किया था बोर्ड पे एक शक्ल दिखाई थी उसका होमवर्क दिया था, ये चीज की ये सारी डिस्कशन कब हो रही है? अगर स्टैंडर्ड कार्ड फॉर वन ज्यादा के लिए। अब हो सकता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में प्रोडक्ट हो सकता है केजीज में हो। तो उसमें नया क्या सीखा? एसक्यू एसएच जैसे पहले निकाला करते थे, अब उसमें सिर्फ एक एडिशन क्या होने लगी है? डिवाइडेड बाय जितने प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड कार्ड। ये यहां तक सब ओके। अब मैं सिर्फ मजबूत दिल और शौकीन लोगों के लिए कुछ डिस्कशन करने लगा। जितना जितना समझ आता रहे सबर शुगर करते जाए नहीं तो फिर दिल पे नहीं लेना। अब आते हैं इधर कि डिवाइडेड बाय 45 क्यों? किसी को लग रहा है कि 50 होना चाहिए था? हाँ जिनको लग रहा है ना 50 होना चाहिए था तो उनको शायद ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आ रहा है। उनको लग रहा है कि वो इस 57 को 20 और 30 की रेशो में बांट रहे हैं। क्या 5700 को 20 और 30 की रेशो में बांटा जा रहा है? अगर रेशो में बांटा जा रहा होता तो इसको बांटने के बाद टोटल क्या आता? 57 ही आता। तो 57 तो नहीं आ रहा। हम इसको रेशो में नहीं बांट रहे हैं, हम यहां पर सिंपली यूनिटी मेथड लगा रहे हैं। यूनिटी मेथड कैसे लग रहा है? थोड़ी गहरी गहरी बातें करूंगा, है बुरा नहीं मनाना। को मरने वाला हो जाए तो वो बाहर चला जाए। ये तीनों कॉलम बन गए। अब मैं एडवांस बता के कर रहा हूं, एडवांस बातें कर रहा हूं। थोड़ी करूं कि रहने दूं? ये मैंने कल की थी बात, दोबारा बताता हूं। 8 kg इंटू 4000 करके आंसर जो आया था ये 32,000 क्या है? केजी। कैसे केजी कैसे हो गया ये? क्योंकि ये 1 kg पर यूनिट है और ये 4000 यूनिट है, तो फिर ये आंसर केजीज में बना था। लेकिन उसके बाद जब इस सवाल को मैंने कर दिया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट नहीं है, फॉर 400 यूनिट है, फिर क्या किया था? डिवाइडेड बाय, तब भी आंसर केजी में आया था। क्यों? ठीक है, जब भी हम कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनके मेजरमेंट यूनिट के साथ भी ये सलूक हो रहा होता है। अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से बोलता हूं जिसको मैं यूनिटरी मेथड कह रहा हूं। हाँ एक बात और, ये जो सारी फिगर्स हम निकाल रहे हैं ये इनपुट्स निकाल रहे हैं ना, ये इनपुट्स निकाल रहे हैं ना, ये यूनिटरी मेथड है। क्या? अगर इतने आउटपुट के लिए इतना इनपुट लगता है तो इतने आउटपुट के लिए कितना लगेगा? ये क्या है? आउटपुट है इनपुट पे। ये क्या है? ये क्या है? इसलिए आंसर किस में आ रहा है? इनपुट में।
5700 क्या है? 5700 आउटपुट है। 20 क्या है? इनपुट है। 45 क्या है? आउटपुट है। तभी तो ये आंसर हमारा इनपुट में आ रहा है। 5700 आउटपुट है, 20 इनपुट है, 45 आउटपुट है। अगर इतने आउटपुट के लिए इतना इनपुट चाहिए होता है तो इतने आउटपुट के लिए कितना चाहिए होगा? ये यूनिटी मेथड लग रहा है। तो हम इस वक्त 57 को 20-30 की रेशो में नहीं बांट रहे। रेशो में बांट रहे होते तो 20/50 30/50 करते। रेशो में नहीं बांट रहे तभी तो इसका टोटल 57 नहीं आ रहा। ये फिगर कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्चुअली कैसे निकालते हैं? इसके टोटल को किस रेशो में बांटते हैं? वो तो मैंने कह दिया ना, कॉलम 1 की रेशो में। वैसे किसकी रेशो में बांटते हैं? स्टैंडर्ड मिक्स की। यानी किसकी रेशो में बांटना चाहिए था? 20-30 की। 20-30 की रेशो में बांटते हैं इसको। 6700 20/30 की रेशो में बांट रहा हूं मैं 50। अब 50 क्यों लिखा यहां? क्योंकि अब 20-30 एक रेशो के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर रेशो के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहा था। ये यूनिटरी मेथड लग रहा था कि अगर इतना आउटपुट लेने के लिए इतना इनपुट डालना पड़ता है तो इतने आउटपुट के लिए कितना डालना पड़ेगा। ये इनपुट की हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ये यूनिटरी मेथड था कि अगर इतने के लिए इतना तो फिर उतने के लिए कितना। ये क्या कर रहे हैं? ये रेशो में बांट रहे हैं। मैंने आपको कॉलम 1 की रेशो में बांटना इसलिए बताया था कि अगर आप इसकी रेशो में बांटा करते तो इस सवाल में आके आप खुद कंफ्यूज हो जाते कि वहां 45 लिखा है तो यहां 45 लिखूं, क्या लिखूं। इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि आप इस टोटल को यहां लिखें और कॉलम 1 की रेशो में बांट दें, वरना मुझे उम्मीद थी कि कंफ्यूजन में आप ये गलत कर जाएंगे। वरना असल कहानी ये है जो मैंने सारी इधर समझाई। ये डिस्कशन किसी को आई समझ? ये एसक्यू निकालने की सारी मेहनत है अगर प्रोडक्ट भी केजीज में है तो। और इसी की एक और मुश्किल थोड़ी सी शक्ल ये हो सकती थी कि आपको ये बताने की बजाय ये कह देते कि इतने किलो एक्चुअली इन हुआ था, इतने किलो एक्चुअली जाया हुआ, तो माइनस करेंगे तो आउटपुट निकल आएगा। कैसे पता चल रहा है प्रोडक्ट केजीज में है? तो अगर स्टैंडर्ड कार्ड फॉर 1 है तो जो कल से पहले पढ़ा था, लेकिन अगर फॉर अदर देन 1 है तो जो कल और आज पढ़ा है। अब वो नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकता है या केजीज हो सकते हैं। तरीका वही है एसक्यूएसएच निकालने का कि स्टैंडर्ड कार्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय जितने के लिए स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है। इसका आसान सवाल होमवर्क कर दें ताकि मंडे को फिर मैं मुश्किल सवाल होमवर्क दूं। और वो आसान सवाल अगर कोई एक की ही हिम्मत कर सके तो क्वेश्चन 22 कर दे और अगर 2 की हिम्मत कर ले तो 21 और 22। कौन सा वाला? 99 तब तक तो मैंने कॉस्ट बड़ी भी नहीं थी। मैंने कॉस्ट दी थी 2001 ऑटम में। मैंने इसके बाद सीए शुरू किया था। ऑटम 99 के बाद सीए शुरू किया था मैंने। हैं? सॉल्व किया होगा, पता नहीं, याद नहीं। चीता था मैं कॉस्ट का, ऐसे था याद है, लेकिन याद नहीं कि सॉल्व किया था कि नहीं। मैंने कितने से में किया? मेरे इंटरव्यू शुरू हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट। फाइनल में एक अटेम्प्ट लगी थी लेकिन विद इन आर्टिकल क्वालिफाई किया। 5 महीने रहते थे आर्टिकल में मेरे। पता नहीं क्या बोल रहा था मैं। हाँ, अगर कोई एक ही क्वेश्चन कर सके तो क्वेश्चन 22 कर दें, 2 करने की हिम्मत कर ले तो 21 और 22 कर दें। और अगर कोई भी नहीं कर सकते तो फिर तो मैं जो मर्जी बताऊं, क्या फर्क पड़ता है। और अटेम्प्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जिनके पास मेरी बुक नहीं है तो ये तो आपको मिलेंगे भी नहीं। एक 1999 का सवाल है, एक 2006 का है। तो ये 2 सवाल होमवर्क है, अगर कर दें तो अच्छी बात है, कर दें। फिर मैंने मंडे को इसका बस एक ही सवाल और होमवर्क डिस्कस कराना है। मैंने वो मंडे को दूंगा तो फिर ट्यूसडे को डिस्कस करूंगा। है जी, मेरी बुक में वेरियस वाले चैप्टर में क्वेश्चन 21 और 22। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि लॉस ए का अलग बी का अलग, वो नहीं होगा ना क्योंकि जॉइंट एक प्रोसेस में डल रहा है मटेरियल। यानी आप कह रहे हैं कि समहाउ ये पता चल गया कि प्रोसेस 1 में ए डला था, फिर प्रोसेस 2 में आपस में बी ऐड हुआ, कुछ इस तरह की बात कर रहे हो। देखें, ए और बी ने कभी तो कंबाइन होना है ना। जब कंबाइन होना है तो फिर कैसे पता लॉस ए का हो रहा है कि बी का हो रहा है? चलो समहाउ पता चल गया कि जो लॉस है ये सारा ए का ही है।
पता लग गया समझो। तो कोई बात नहीं, हमने तो इस 5700 कोई प्रोडक्ट लेना है ना। अब ये जो 1000 किलो आया हो रहा है, चाहे वो ए है चाहे बी है, एंड रिजल्ट क्या है? 5700 प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। ए और बी के लॉस का अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो प्रोडक्ट ही लेना है 5700। एक्चुअली डला या कितना डलना चाहिए था? जो एक्चुअली लगा वो ये है, मैं तो एक्चुअल ले ही वो रहा हूं जो इन हुए। अब अगर ये सारा का सारा जाया हो रहा है तो हम तो ये फिगर ही ले रहे हैं ना, हम इसी को ए क्यू ले रहे हैं, एस क्यू वो भी हम इसी को ले रहे हैं, चाहे ये जिसका भी है, चाहे ए का है चाहे बी का, तो ले ही इसको रहे हैं। हम जब ले ही इनपुट फिगर को रहे हैं तो हमें से क्या फर्क पड़ता है कि ये 5 किलो ए का था, बी का था या दोनों थे? हमने तो ली ही ये 20 और 30 की फिगर है, तो फर्क नहीं पड़ रहा कि वो लॉस किस चीज का लॉस है, ए का है, बी का है कि ए बी का है। आप ये पूछ रहे हैं कि अगर ये किसी एक मटेरियल का लॉस है, तो अगर किसी एक का भी है, हम तो लॉस तक जा ही नहीं रहे ना, हम अपनी कैलकुलेशंस में क्या यूज कर रहे हैं? 20 और 30 यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस में चलो मैं खुद कहता हूं 20 किलो ए डलता है, 30 किलो बी डलता है, और ए के डलने से पहले पहले बी डलता है जिसमें से 5 किलो जाया हो जाता है, फिर ए शामिल होता है, तो 45 किलो का प्रोडक्ट बनता है, ऐसे कह देते हैं। तो क्या ये सारा का सारा ए है, बी है, तो क्या हम तो 20 और 30 ही यूज कर रहे हैं ना? ये इनपुट ये सामने लिखा है ना, चेंज कैसे? मैं कहता हूं सारा लॉस बी है, अब बोलो क्या होगा? ये सारा का सारा बी था जिसमें से 5 किलो जाया हुआ है, अब आगे क्या फर्क पड़ेगा? क्या करूं? हाँ बताएं, डाटा सामने बोले। मैंने कहा ये सारा का सारा 5 किलो बी था, प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, पहले मटेरियल बी डलता है, उसके पकने पकने में एवेपोरेट हो जाता है, सड़ जाता है, 30 किलो सुखड़ के 25 किलो रह जाता है, उसमें 20 किलो ए डलता है, तो 45 किलो प्रोडक्ट बनता है। चलो मैंने कह दिया ये 5 किलो सारा का सारा बी है, अब बताएं इसमें क्या फर्क डालूं मैं? बी तो 30 ले तो रहा हूं, 30 हम लॉस से पहले पहले वाली फिगर थी तो ले रहे हैं। इस 30 किलो में से 5 किलो सड़ गया तो हमने ले लिया ना पूरा 30। चलो फिर सोचना क्या पूछना चाह रहे हो, फिर पूछ लेना। इसके लिए होमवर्क क्वेश्चन 21 और 22 है, ये कर लेंगे तो फिर मंडे को मैं एक एडवांस सवाल दूंगा होमवर्क। मैंने आपको हाई लो मेथड कल बताया था। जी जी प्राइस वेरिएंस ए और बी का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। अब आगे ग्रैंड टोटल ना करें, कर लेना चाहिए वैसे बेहतर है। अगर मल्टीपल मटेरियल्स है ना तो प्राइस वेरिएंस यूजेज वेरिएंस निकलेगा, तो हर एक का अलग अलग टोटल भी कर लेना। अच्छा वो ना मुझे कुछ बच्चों के सवालों से अंदाजा हुआ कि शायद हाई लो जो है ना वो मैं इतना अच्छा इंट्रोड्यूस नहीं करा सका। मैं इसका एक रिकैप देता हूं। फैक्ट्री के खर्चे होते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ना सीवीपी, उसमें हमें ये बड़ा ही जरूरी चाहिए होगा कि खर्चा वेरिएबल है या फिक्स्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवीपी में मेनली डिस्कशन इस बात की है कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है। ये इंपॉर्टेंट 3 चीज है सीवीपी के अंदर, वेरिएबल और फिक्स को पहचानना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ये 3 होते हैं खर्चे फैक्ट्री में। अगर इन्हीं को वेरिएबल फिक्स्ड की नजर से देखें तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होते हैं कि फिक्स्ड होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लेकिन एफओएच फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। अब उन एफओएच के अंदर चलते हैं मुख्तलिफ मिसालें। फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड एफओएच है, फैक्ट्री के परमानेंट स्टाफ की सैलरीज फिक्स्ड है, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट लेबर की वेजेस जिनको पर आवर पे किया जाता है वेरिएबल है, प्लांट का फ्यूल वेरिएबल है, पूरी फैक्ट्री की बिजली सेमी वेरिएबल है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं भी होगी फिर भी फैक्ट्री में ऑफिस वगैरह की तो बिजली इस्तेमाल होनी है। तो एफओएच में से कुछ पक्के पक्के पता चल जाते हैं कि फिक्स्ड है, कुछ पक्के पक्के पता चल जाते हैं कि वेरिएबल है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से वेरिएबल फिक्स क्लियरली पता नहीं चलते लेकिन चलाने हैं पता। क्यों चलाने हैं पता? क्योंकि सीवीपी के चैप्टर में हमें लाजमी वेरिएबल और फिक्स खर्चे अलग अलग पता होने चाहिए। तो फिर बिजनेस बुजुर्गों से राब्ता करता है, बुजुर्गों ने बनाए हुए मेथड्स। जो बाबा जी हाई लो मेथड बेचते हैं उनसे राब्ता करें तो उन्होंने कहा कि कुछ महीनों का डाटा लाके दो। उन महीनों का क्या डाटा? टोटल खर्चा और टोटल यूनिट, और मिसाल यूनिट है आर्स भी हो सकते हैं, यानी एक्टिविटी और खर्चा। उन महीनों के डाटा में से 2 महीने पिक किए, कौन से? जो हाईएस्ट था, जो लोएस्ट था। उन्हीं में से फिर वो जो कल फॉर्मूला सवाल लगा के दिया था उनमें से फिर वेरिएबल और फिक्स निकाल ली। ये बिजनेस को सीवीपी के चैप्टर में जरूरी होते हैं जानने, लेकिन जिनके बारे में नहीं पता चल रहा होता उन पे कोई ना कोई बुजुर्गों के तरीके लगाने पड़ते हैं। उनमें से तरीका लीनियर रिग्रेशन है। पता नहीं क्यों में हाँ रिग्रेशन, और भी तरीके हैं।
टाइम सीरीज एनालिसिस भी होता है। एक होता है हाई लो मेथड, आपके लिए हाई लो मेथड रेलेवेंट है। तो हाई लो मेथड क्या है? कोई से कम 2 महीने का डेटा, ज्यादा का हो जाए तो अच्छी बात है, ज्यादा भी हो तो उनमें से कौन से लेने हैं? हाई और लो, और अगर है ही 2 तो बस वही 2 चाहिए। उनमें से फिर वो डिफरेंस और डिवाइड और y इज इक्वल टू a प्लस bx करके फिर वेरिएबल ऑफ फिक्स कॉस्ट निकलेगी। तो हाई लो मेथड एक मेथड है, ये उन खर्चों के लिए बना है कि जिन खर्चों में वेरिएबल ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट्स दोनों हों और मैनेजमेंट वेरिएबल ऑफ फिक्स्ड अलग अलग जानना चाहे, तो उसके लिए हाई लो मेथड एक तरीका है। ये हाई लो मेथड की कहानी जी। दोनों सेम ही होंगे। देखो बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, और ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो और ज्यादा खर्चा होगा। तो आप चाहे यूनिट की बेस पे देख लें चाहे खर्चे की बेस पे देख लें, दोनों से सेम ही आइडेंटिफाई होंगे। अच्छा, पहले तो मैं सवाल को और इंप्रूव कर लेता हूं। हो सकता है किसी एक महीने में ज्यादा यूनिट्स बने हों और उससे नए सुपरवाइजर हायर करने पड़े हों, नई मशीन किराए पे लानी पड़ी हो, फिक्स कॉस्ट पिछले महीने से बढ़ गई हो। तो इसका जवाब वैसे तो मैंने आज देना था, लेकिन पिछली वाली बात पे टाइम ज्यादा लग गया, तो मंडे को कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में अगर चेंज आ रही हो तो क्या करें, अगर फिक्स कॉस्ट में स्टेप कॉस्ट बन जाए तो क्या करें। इस तो का जवाब अगली क्लास में, अभी वो ज्यादा लग गया टाइम पिछली बात में। हाई लो से रिलेटेड या चलो वो जो मैंने वेरिएंस बताया इससे रिलेटेड पूछ लें, किसी ने कुछ पूछना है। जिन लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा मैं फिर बता देता हूं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने दोबारा नहीं पढ़ाना, अब वो आपके कोर्स का हिस्सा है। जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं उनके कोर्स में वो प्लेस हो गए हुए हैं लेक्चर। सिर्फ ब्रैकेट में मैंने स्प्रिंग 23 इसलिए लिखा हुआ है कि वो पुराने लेक्चर्स थे लास्ट सेशन में जो मैंने पढ़ाए थे, और ये जो फिजिकल वाले बैठे हुए हैं इनके लिए वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे डाले हुए हैं। मैंने वो सारे पढ़ाए ही नो होमवर्क पॉलिसी पे थे, क्योंकि मैंने वो सारे क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लासेस में कराए थे। तो आप अभी से टाइम टेबल बना के कोशिश करें, कल की क्लास में मैंने इसलिए छोड़ी है, कोशिश करें कि अगले हफ्ते में क्लोज करें इसको, वरना फिर ये नहीं होने, अगस्त सितंबर में भी नहीं होने पे। और इनमें ऑटम 22 तक तो डिस्कशन में आ गया होगा। स्प्रिंग 23 का सवाल अखीर मुश्किल था, और उसकी अखीर मुश्किल उसकी ड्राफ्टिंग थी, एक बहुत मुश्किल सिनेरियो के तरफ से पूछा हुआ था, लेकिन जब उसको उसी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जैसे सिखाया होगा लेक्चर्स में, फिर वो हो जाएगा। अब आपसे वो पेपर में कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा वैसा सवाल आए तो कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अजीब सा सवाल था और सीए फाइनल के एक सवाल को ये कॉपी करके बनाया हुआ था। तो उसके लिए ना फिर मैंने अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन आपसे ग्रुप में शेयर किया हुआ है और रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के कोर्स में रख दिया हुआ है। तो अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि अब सब बीमार थे तो वो पुराने वाले दे दिए थे, अब ठीक हो गए तो दोबारा पढ़ा देंगे, दोबारा ही पढ़ाना होता तो मैं क्यों अपलोड करता हूं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीट है, वो आपने खुद सुनने हैं लेक्चर अब। ठीक है जी, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। FR1 वाले बैठे रहे।